हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ रह जाती है हमारी, दैट इज़ केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की, क्योंकि केस स्टडी से किसी भी टॉपिक की समझ हमारी और ज़्यादा डीप हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी करने वाले हैं, दीज आर जस्ट केस स्टडीज़ ऑफ चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो वन बाय वन वी विल रीड ऑल केस स्टडीज़। वीडियो के थ्रू ही हम देखेंगे, जिसमें पूरा फोकस केस स्टडी के पीडीएफ के ऊपर रहेगा हमारा, और साथ के साथ हम उनको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो वीडियो है वो जो एक्चुअल स्टडी मटेरियल हमारा, उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस स्टडी। पहली केस स्टडी हम देख लेते हैं। नेशनल रिटेक लिमिटेड हैज़ ग्रोन इन साइज. It was a market leader, but with changes in business environment and with entry of MNCs, its market share is declining. यानी कि नेशनल रिटेक लिमिटेड जो है वो साइज में ग्रो कर रही है और मार्केट लीडर है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से काफ़ी MNCs मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है। टू कोप अप विद द सिचुएशन, द CEO स्टार्ट्स डेलीगेटिंग सम ऑफ हिज अथॉरिटीज़ टू द जनरल मैनेजर। क्या होता है कि इस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए जो CEO है उसने क्या किया कि अपनी कुछ अथॉरिटीज़ जनरल मैनेजर को डेलीगेट करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो ओवरबर्डन फील कर रहा था। हु ऑल्सो फेल्ट हिमसेल्फ ओवरबर्डन। अब जो जनरल मैनेजर था वो भी ओवरबर्डन फील कर रहा था। एंड विद द अप्रूवल ऑफ CEO, और CEO की अप्रूवल लेके उसने क्या किया, डिस्पर्स सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू वेरियस लेवल्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसने जो अथॉरिटी थी वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स कर दी, सब में बांट दी। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बताना है, जो यहाँ पर आपको हाईलाइट होकर सामने आया है। ओके, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि पहले CEO ने अपना काम बांटा जनरल मैनेजर के साथ में, तो वहाँ पर था डेलीगेशन, क्योंकि एक ही बंदे के साथ में शेयर किया, लेकिन जनरल मैनेजर ने क्या किया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स कर दिया। तो यहाँ पर हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर मेनली, क्योंकि हमारा जो मेन पूरा फोकस है वो बाद के ऊपर है, तो हमारा जहाँ पे कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई हुआ है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ वी सी द नेक्स्ट केस। राजीव, द ओनर ऑफ पाथवेज कंस्ट्रक्शन, decided to start a campaign to create awareness among people for developing clean surroundings in their area. He formed a team of 10 members to list the different ways for cleaning the surrounding. One suggested to take the help of local residents around, suggested that they may involve school-going children in their venture. One more suggestion was to take the help of unemployed youth. On evaluation of different ways, it was decided to take the help of local residents. To achieve the desired goal, various activities are identified, like purchase of necessary items like dustbin, garbage bag, brooms, etc. Second, collection of garbage. Third, disposal of garbage. After identification of different activities, the work was allocated to different members. Now you have to identify the concept of management involved in the above situation and quote lines which help in their identification. Also you have to identify some values here. So your answer will be जो आपसे कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं उसका आंसर है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में क्या है कि उन लोगों ने प्लान किया था कि अपने आसपास के एरिया को उन्होंने क्लीन करना है। उसके लिए उन्होंने देखा कि क्या क्या किया जा सकता है। बहुत सारी ऑप्शंस को उन्होंने जो है सामने रखा कि बच्चों को यूज़ करना है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को यूज़ करना है, या अनएम्प्लॉयड यूथ को यूज़ करना है। इस टाइप से उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ लगाए, एजम्पशंस बनाए फ्यूचर के बारे में। उसके अलावा जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी, देन उसके बाद उनके लिए जो है पर्सन्स डिसाइड करे और ड्यूटीज़ असाइन कर दी। तो इससे हमें ऑर्गेनाइजिंग का पता चल गया। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपके हाईलाइट हुए हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यस, आपकी जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो है किरण इंडस्ट्रीज इज़ अ कंपनी डीलिंग इन ऑफिस फर्नीचर. द कंपनी chose
to diversify its operation to improve its growth potential and increase market share. किरण इंडस्ट्रीज़ कोई कंपनी है जो ऑफिस फर्नीचर बनाती है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का डिसीजन लिया। डाइवर्सिफाई करने का मतलब कि अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर और प्रोडक्ट लाइन ऐड करने के बारे में इन्होंने सोचा, ठीक है, ताकि अपनी ग्रोथ इनकी और ज़्यादा हो सके, मार्केट शेयर बढ़ सके। एज ए प्रोजेक्ट was important, many alternatives were generated for the purpose। यानी कि क्योंकि इम्पॉर्टेंट बहुत जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचा गया एंड वर थॉरली डिस्कस्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी ऑप्शंस थे उन सबको मेंबर्स के बीच में ढंग से डिस्कस किया गया। Okay, after evaluating the various alternatives, Sukhvinder, the managing director of the company, decided that they should add home interior and furnishings as a new line of business activity। उन्होंने क्या सोचा कि होम फर्निशिंग और जो होम इंटीरियर्स है हम उसको भी ऐड कर देते हैं नई प्रोडक्ट लाइन की तरह। ओके, अब आपको बताना है नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट। आपको बताना है कि अब डाइवर्सिफाई हो गई है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना एक प्रोडक्ट लाइन के अलावा दूसरी प्रोडक्ट लाइन भी लॉन्च कर दी है, तो इनके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर अपनाना सही रहेगा इनके लिए। तो आपका आंसर जो है, आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, जहाँ पर हमारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं, तो यही यहाँ पर आपका आंसर भी है, डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ द राइट आंसर। आगे है स्टेट एनी टू लिमिटेशंस, तो यहाँ पर कोई भी दो लिमिटेशंस। Next case, Rakesh joins as a head librarian of a newly constructed medical college in Pune. A team of 4 librarians is placed under him for smooth functioning of library। यानी कि राकेश को हेड लाइब्रेरियन बनाया गया है एक कॉलेज में, उसके अंडर 4 लाइब्रेरियन रखे गए हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। बिसाइड्स ही हैज़ बीन असाइंड 8 पीपल एज सपोर्ट सर्विस स्टाफ। इसके अलावा उसे 8 लोग और मिले हैं सपोर्ट स्टाफ की तरह। ऑन द सेकेंड डे ऑफ हिज ज्वाइनिंग ही इज़ टोल्ड टू गेट अ शिपमेंट ऑफ न्यू बुक्स अनलोडेड। ज्वाइनिंग के अगले दिन ही उसे बोला जाता है कि जो नया बुक्स का शिपमेंट आया है उसको अनलोड करवाइए। स्टॉक द बुक शेल में स्टॉक आप मेंटेन कीजिए एंड देन गेट ऑल द वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ, और जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कीजिए विद इन अ वीक टाइम, और उसको एक हफ्ते का टाइम मिला। इन ऑर्डर टू एंश्योर ऑर्डरलीनेस एंड स्पीड इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द लाइब्रेरी, ही मेक्स ईच ऑफ द 4 लाइब्रेरियन इन चार्ज ऑफ द 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उसने क्या किया ताकि ढंग से काम हो, जितने भी 4 लाइब्रेरियंस थे उसने 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, 5 अलग अलग जो सब्जेक्ट्स थे उनका इंचार्ज बना दिया। अब आप कहोगे 4 लाइब्रेरियन 5 सब्जेक्ट कैसे, तो हो सकता है किसी एक को 2 दे दिए हों। कीपिंग इन माइंड देयर कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस ही डिसाइड्स टू गिव देम मोर अथॉरिटी सो दैट दे कैन मेक ऑटोनॉमस प्लान एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट used by Rakesh keeping in mind the competence and experience of other librarian। उसे क्या किया राकेश ने कि जो भी अपने सहायक उसके जो लाइब्रेरियंस उसको मिले थे उनकी कॉम्पिटेंस और उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उसने उन्हें ज़्यादा अथॉरिटी दे दी ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ऑटोनॉमस वर्ड आया है ना, इसका मतलब है कि उनको आज़ादी दे दी कि अपने डिसीजन खुद ले सके। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट राकेश ने यूज़ किया है। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इट इज़ अगेन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन उसने यूज़ किया है क्योंकि उसने अथॉरिटी डिस्पर्स कर दी है अपने लाइब्रेरियंस को, उनकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, उनकी कॉम्पिटेंस को ध्यान में रखते हुए। नाउ लेट्स सी वन अनदर केस। कबीर ओपन्स अ रिटेल मार्ट इन अ लोकल मार्केट। कबीर ने लोकल मार्केट में एक रिटेल मार्ट ओपन किया। एज ही नोज इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क अलोन, ही अपॉइंट्स जसराज टू परफॉर्म टास्क ऑन हिज बिहाफ, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड। उसको लगा कि सारा काम वो खुद हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने जसराज को अपॉइंट किया ताकि वो उसका थोड़ा वर्कलोड कम कर दे और काम संभाल ले। दिस डिसीजन प्रूव्ड Kabir with more time to concentrate on important matters. Besides, he recruits 8 other person as a support staff. इसकी वजह से क्या हुआ कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया ताकि वो important matters पे ध्यान दे सके। इसके अलावा उसने 8 लोगों को और support staff की तरह से चूज़ कर लिया। Over the years, his business earns a good name for itself. क्या हुआ, आने वाले टाइम में उसके बिजनेस से काफ़ी लंबा जो है
काफ़ी बड़ा नाम जो है वो अर्न कर लिया, काफ़ी फेमस हो गया वो. सो ही ओपन्स अनदर आउटलेट इन द सिटी. उसने क्या किया कि सिटी के अंदर एक और अपना आउटलेट ओपन कर दिया. कंसिडरिंग जसराज कॉम्पिटेंस ही गिव द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ रनिंग द न्यू आउटलेट टू हिम. उसे क्या किया कि जसराज की कॉम्पिटेंस को देखते हुए, उसकी काबिलियत को देखते हुए नए आउटलेट की पूरी जिम्मेदारी उसी को दे दी. देयर बाय एम्पावरिंग हिम बाय गिविंग हिम ऑटोनॉमी इन द फंक्शनिंग ऑफ द आउटलेट. उसने क्या किया कि जो नया आउटलेट है उसको चलाने के लिए पूरी ऑटोनॉमी उसको दे दिया, यानी कि पूरा अधिकार उसे दे दिया, अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकता था. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द टू कॉन्सेप्ट which reflect the transition in the role of Jasraj in the above paragraph. देखिए, आपको ये बताना है कि दो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने जसराज के रोल को एकदम चेंज कर दिया. देखिए, स्टार्टिंग में तो जो कबीर था वो ओवरबर्डन फील कर रहा था, तो उसने जसराज से हेल्प ली, अपना वर्कलोड कम करने के लिए काम बांटा, तो वहाँ पर डेलीगेशन था. लेकिन उसके बाद जब उसने कंप्लीट उसको अथॉरिटी दे दी, नया आउटलेट दे दिया, पूरी जिम्मेदारी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी, ऑटोनॉमी वर्ड पे आप ध्यान रखना, कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी, तो वहाँ पर उसने फिर डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ किया. स्टार्टिंग में डेलीगेशन एंड बाद में डिसेंट्रलाइजेशन. आज का ये लास्ट केस हम देख लेते हैं. शान स्पाइसेस लिमिटेड आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ डिफरेंट फूड स्पेसिफिक स्पाइसेस लाइक राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू परांठा मसाला, एक्सेट्रा. मिस्टर राघव, द ओनर ऑफ द कंपनी, हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स. There are 30 employees working in the organization. Planning is of paramount importance to the company, as Mr. Raghav believes that effective planning leads to achievement of organizational objective. So, in order to make employees focus on objective, he issued instructions that during working hours, only official matter will be discussed. He made certain rules and code of conduct for employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to the employees of other department except for official work. He emphasized on the work performance, which resulted in smooth functioning of the organization. Now, you have to identify the state of type of organization mentioned in the above paragraph. आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है. देखिए, यहाँ पर आप फोकस करो इन लाइन के ऊपर कि ही issued instructions that during working hours only official matters will be discussed. He made certain rule and code of conduct for employees to follow, according to which employees are not allowed to visit and talk to employees of other departments except for official work. यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हुआ है दैट इज़ डेफिनेटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्कर्स को ऑफिस आवर्स के दौरान किसी से बात करने की परमिशन नहीं है. अगर बात होगी भी तो सिर्फ काम से रिलेटेड बात होगी. फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं सबके बीच में, रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं उन्हें एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है. किसी और डिपार्टमेंट के बंदे से वो बात नहीं कर सकते विदाउट एनी रीज़न. तो येस, यू कैन आइडेंटिफाई हियर इट्स द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एक और केस देख लेते हैं, मुझे ठीक लग रहा है आपको बताने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल इंक्लूड इट. Karan and Arjun are first cousins. After completing a course in journalism, both of them joined a leading newspaper company as sub-editors. Over the year, due to their consistent hard work, they are promoted to the post of chief editor in different divisions. दोनों को काफ़ी मेहनत के बाद अलग अलग डिवीज़न में चीफ एडिटर बना दिया गया. However, the way of their functioning is totally different. दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है. Karan believes in the capabilities of his subordinate and therefore follow the philosophy of selective dispersal of authority. जो करण है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स में भरोसा है और वो उनमें अथॉरिटी बांटने में विश्वास करता है throughout all the levels in the division. On the other hand, Arjun prefers to function through strict control and retain all the decision making authority with himself. जबकि अर्जुन जो है strict control में बिलीव करता है और सारा decision taking power अपने पास ही रखता है. How do Karan and Arjun differ in their policy related to the extent of delegation of the authority? आपको ये बताना है कि delegation of authority को अगर ध्यान में रखें तो करण और अर्जुन कौन कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस
अथॉरिटीज़ हैं। तो आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर। जो करण है वो अपने सबॉर्डिनेट से भरोसा करता है, उनको अथॉरिटीज़ ने दे रखी है। सिलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी है, तो दैट मीन्स यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन वो फॉलो करता है। और जो अर्जुन है वो कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहता है और वो जो है सारे डिसीजन खुद लेता है। ओके, सारी डिसीजन मेकिंग पावर उसने अपने पास रखी है, तो यहाँ पर वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो कर रहा है। करण जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है, अर्जुन जो है वो सेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है। ओके, दीज वर योर केस स्टडीज फॉर टुडे। आई होप आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज केस स्टडीज़ आपके टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मेन कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के वो मैंने कोशिश करी है कि इन केस स्टडीज़ के अंदर इंक्लूड कर लूँ। स्टिल आपके लिए ये एडवाइस है कि आप केसेस को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। जितना आप उनको सॉल्व करेंगे उतना ही यू विल बी वेरी मच एफिशिएंट इन दैट। उसको करने में आप और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।